ये जो 70 वर्षों का सफ़र है, आज़ादी के तुरंत बाद से 1952 से ये सरल शब्दों में आम जीवन के उदाहरण से जोड़ते हुए जब समझाया जाता है, जैसा कि विज्ञान प्रगति के हर लेख में इस तरह की बात होती है। विज्ञान कथा एक सेक्शन है, उसके अंदर भी कहानी और भी एक पैरेलल एजेंडा, एक पैरेलल कार्य रख रखा है, तो उसमें बाधा आती है। तो इसमें हॉबी है वो आपको बोझ ना लग के एक वो आपका एक पार्ट टाइम एन्जॉयमेंट जैसा हो जाता है, और वो अगर क्रिएटिव भारत में विज्ञान संचार, चुनौतियां एवं अवसर, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी। मनीष जी इस समय CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। मनीष जी हिंदी की विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति और शोध पत्रिका भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका के संपादक भी हैं। नमस्कार मनीष जी। हिंदी प्रकाशन समिति भौतिकी प्रकोष्ठ विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। विज्ञान प्रगति से ही बात शुरू करते हैं। विज्ञान प्रगति का प्रकाशन 1952 में शुरू हुआ। 70 साल और विज्ञान प्रगति का यह सफर जनमानस के लिए विज्ञान और नागरिकों की वैज्ञानिक चेतना के विकास में आप विज्ञान प्रगति के सफर को कैसे देखते हैं? ये जो 70 वर्षों का सफ़र है, आज़ादी के तुरंत बाद से 1952 से ये पत्रिका आरंभ की गई, और CSIR जो वैज्ञानिक संगठन है भारत सरकार का, वो उसी दौर में जब देश आज़ाद हुआ था और उसके 4 वर्षों के बाद जब ये पत्रिका शुरू की गई, तो उसका एक मंतव्य, एक उद्देश्य ये था कि जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अनुसंधान हो रहा है, जो तकनीक विकसित की जा रही है, उसकी जानकारी अलग दूसरी प्रयोगशालाओं के अंदर काम कर रहे वैज्ञानिकों को भी मिलनी चाहिए, और उसकी जानकारी आम जन को भी संप्रेषित होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान केवल इसका प्रैक्टिस करने वाले लोगों जैसे कि वैज्ञानिक या प्रोफेसर, उनके बीच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान समाज को भी फायदा पहुंचाता है, आम जन के जीवन को भी परिवर्तित करता है, लाभान्वित करता है। तो इस उद्देश्य से विज्ञान की जानकारी आम जन तक को भी जानी चाहिए, और इस बात को CSIR ने भारत में 1952 में महसूस किया और विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका को हिंदी भाषा में शुरू करके एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रख के कार्य आरंभ किया। और हिंदी क्योंकि जनमानस की भाषा है, तो हिंदी में पत्रिका ये शुरू हुई, और ये 70-72 वर्षों में ये इतनी लोकप्रिय इसलिए भी हो पाई क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है वो पब्लिक को, आम जन को, युवाओं को, बच्चों को, समाज के हर वर्ग को सहजता से, आसानी से समझ में आता है। क्योंकि विज्ञान को आमतौर पर जटिल समझा जाता है और आम जन उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाता। तो जब उसको सरल शब्दों में आम जीवन के उदाहरण से जोड़ते हुए जब समझाया जाता है, जैसा कि विज्ञान प्रगति के हर लेख में इस तरह की बात होती है। विज्ञान कथा एक सेक्शन है, उसके अंदर भी कहानी के माध्यम से विज्ञान को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली, पढ़ी और समझी जाती है, और दूसरा विज्ञान प्रगति का जो सामग्री है वो बहुत ही सरल होता है। तो विज्ञान की बातों को हिंदी में सरलता से समझाने से कई पीढ़ियों ने पिछले 72 वर्षों में इससे विज्ञान की ओर पढ़ने, विज्ञान को अनुसंधान का क्षेत्र बनाने और इस दिशा में कुछ काम करने, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए कई पीढ़ियां प्रेरित हुई हैं। जैसा आपने कहा कि विज्ञान को हम लोग रोज़मर्रा के जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने में चुनौतियां क्या क्या हैं और इनको दूर कैसे किया जा सकता है?
विज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा है और हम हर पल, अपने जीवन के हर पल में विज्ञान को जी रहे हैं, तकनीक को जी रहे हैं। और लेकिन इसके जो तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू हैं, वो एक आम इंसान या आम जो यूज़र है विज्ञान और तकनीक को इस्तेमाल करने वाला, वो उसको उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, जो तकनीक काम कर रही है, उसको नहीं समझ पाता है। हम लोग अपने मोबाइल में ऐप से काम कर रहे होते हैं और इसी तरह की तमाम जो टहलने की, दौड़ने की, एक्सरसाइज के को लेके ढेर सारे ऐप हैं। हमारा जो एयर और ट्रेन और बस का टिकट है, उसकी बुकिंग भी ऐप के जरिए हो रही है। तो इसमें सबके पीछे तकनीक है और सबके पीछे विज्ञान है। लेकिन इसको आम व्यक्ति अगर आसानी से समझेगा तो वो तभी संभव है जब विज्ञान की जानकारी पाठ्य पुस्तकों और रिसर्च पेपर से अलग हटके जो आम जन का समझने का मंच है, जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, इन पे इस तरह की बातें लाई जाए तो आम आदमी उससे जागरूक होगा। और यह काम एक क्षेत्र में होता है, एक ऐसी विधा है जिसको हम कहते हैं विज्ञान संचार या विज्ञान लोकप्रियकरण। तो उसके अंतर्गत ये सब काम किया जाता है। आपने वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली और उसके बाद आपको विज्ञान लेखन में कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपकी ये जो यात्रा रही है एक विज्ञान के छात्र से विज्ञान के लेखक की, ये निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है। कुछ इसके बारे में हमको बताइए। कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी करता है तो उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में कुछ प्रेरणा होती है, कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो उसको कहीं पीछे उसके जीवन में जाके ढूंढे या उससे बात करें तो वो पता लगता है कि कैसे वो उस दिशा में आगे बढ़ा, किस चीज़ ने उसे उद्वेलित किया, उत्प्रेरित किया। तो ये शिक्षा और विज्ञान की जो शिक्षा है वो पूरे देश में, दुनिया में बहुत से विद्यार्थी करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि विज्ञान लेखन का जो सफ़र है वो साथ साथ मैंने किस तरह से उसको शुरू किया और उसको कैसे पोषण दिया। एक होता है कि केवल एक शौकिया तौर पे करना और उसको आगे तक नहीं लेके जाना, और एक होता है कि उसको आगे तक लेके जाना और उसको उसमें बराबर योगदान करना। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये जो लेखन की जो प्रेरणा थी वो हर किसी को अलग अलग तरीके से उसके जीवन में कुछ नया काम होता है शिक्षा के अलावा, तो उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है, परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, किसी उस विधा के कोई विशेषज्ञ है तो उससे भी वो प्रेरणा मिल जाती है जाने अनजाने में। तो ये मुझे जो विज्ञान लेखन की प्रेरणा मिली, लेखन और साहित्य और सृजन की जो प्रेरणा थी वो मेरे घर से ही, मेरे पिताजी साहित्य प्रेमी रहे और पत्रकारिता और जनसंचार में भी उनका योगदान रहा है। तो वो बचपन में उस तरह से घर के अंदर वो परिवेश था, तो उससे मुझे और मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, तो विज्ञान और संचार और साहित्य ये चीज़ें जुड़ के मुझे विज्ञान लेखन की तरफ ले गई। और यह विज्ञान लेखन जो मेरा बचपन से शुरू हुआ वो मेरी अपनी विज्ञान की शिक्षा की जो यात्रा थी उसके साथ यह यात्रा भी शुरू हुई और मैं इस यात्रा को अभी भी उसका एक मुसाफिर हूँ और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर चूँकि भारत जैसे देश में यह बहुत आम नहीं है, तो आपकी इस यात्रा में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपके सामने आई हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को उन चुनौतियों के बारे में बताएं
और ये बताएं कि आपने उनको पार कैसे किया। जैसा कि एक ये बात आती है कि जब आप जीवन में कुछ काम कर रहे हों तो उसमें कुछ चुनौतियां साथ में रहती हैं, कुछ परिवार से भी बाधाएं आती हैं, समाज से बाधाएं आती हैं, या जो काम आप कर रहे हैं, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपने कुछ और भी एक पैरेलल एजेंडा, एक पैरेलल कार्य रख रखा है तो उसमें बाधा आती है। तो इसमें मैंने जो देखा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ विज्ञान लेखन करने में जो अपने आप के भीतर ही समस्या होती है कि एक इनहिबिशन होता है कि आप जो है अगर दूसरी तरफ भी, जैसे विज्ञान लेखन है, आप अगर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके उस बीएससी और एमएससी के करिकुलम में ही इतना कुछ होता है कि आप समय नहीं निकाल सकते जी। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट है किसी दूसरे विधा में, जैसे आप संगीत आपको पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, उसी तरह से एक राइटिंग है और उसमें साइंस राइटिंग भी एक विधा होती है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए। तो अगर इस तरह की कोई हॉबी आपको आपके भीतर है और आप विद्यार्थी भी हैं तो आप उसको इंटरेस्ट के रूप में, एक पैशन के रूप में आप जब लेते हैं तो आपको जो सुबह से शाम तक का विश्वविद्यालय जाके पढ़ाई और उसके बाद घर पे भी उसका जो होमवर्क करना होता है किसी भी शिक्षा में, तो उससे आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके साथ साथ मुझे एक और मेरी हॉबी की चीज़ मुझे साथ में कंटिन्यू रखनी है। तो वो जो एक हॉबी है वो आपको बोझ ना लग के, एक वो आपका एक पार्ट टाइम एन्जॉयमेंट जैसा हो जाता है, और वो अगर क्रिएटिव काम हो तो वो आपको और भी एक अतिरिक्त ऊर्जा दे के जाता है, तो आप देर रात में भी उसको आप कर पाते हैं बिना किसी थकावट के। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं दिन में अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी का जो अपनी पढ़ाई शिक्षा करता रहा, उसके बाद जो समय मुझे बचता था उसमें मैं अपने इस विज्ञान लेखन के काम में लगता था। और इसमें बहुत सारी चुनौतियां इस तरह से आई कि मुझे समाज से, परिवार से इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि इसमें तुमको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसा आइडेंटिफाइड और डिफाइंड फील्ड नहीं है जिसमें तुमको करियर बन पाए, कोई प्रोफेशन तुम्हारा एंश्योर हो सके। तो मैं इन चुनौतियों के बावजूद, इस तरह के कमेंट्स के बावजूद मैं इसको कंटिन्यू रखे हुआ था, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा करते हुए कभी नहीं लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और वो मेरे जो एजुकेशन है, साइंस का एजुकेशन, उसको मैं पाता था कि ये जो साइंस राइटिंग है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं जो एजुकेशन ले रहा हूँ बीएससी और एमएससी में, वही कुछ उसमें अपने भावनाओं को पिरो के मैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज को लेखन के जरिए संप्रेषित कर पा रहा हूँ जो उस शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। तो इस तरह का कुछ भाव था मेरे मन में, और यही विज्ञान लेखन का उद्देश्य भी है, ये मुझे बाद में चल के समझ में आया। तो मैं इस रूप में कई चुनौतियों के बीच में संघर्ष करते हुए शिक्षा और विज्ञान लेखन दोनों का दामन पकड़ के दोनों में कुछ बेहतर करने की कोशिश करता रहा, और आज मैं इस तरह से इस मुकाम पे काम कर रहा हूँ। CSIR निस पर जहाँ पे आप आजकल काम कर रहे हैं,
तो उस संस्था के बारे में और उस उद्देश्यों के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमारे श्रोताओं के लिए अच्छा रहेगा। CSIR जो वैज्ञानिक संगठन है भारत सरकार का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, जिसके 38 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है पूरे देश में। और ये विज्ञान तकनीक के जो भी समाज और जीवन, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितने भी क्षेत्र हैं विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के, उन सभी संभव क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये काम करता है अपने 38 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के जरिए। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। CSIR का मैं बताऊं कि इसकी स्थापना को 82 साल हो गए हैं। 1942 में, आज़ादी से भी पहले, इस CSIR वैज्ञानिक संगठन की स्थापना हो गई थी। और इसके जो इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। तो CSIR के 38 प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला है जहां मैं काम करता हूं, निस्पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यह प्रयोगशाला भी विगत 72 वर्षों से समाज की सेवा में लगा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो पहलू हैं, जो अनुसंधान है, जो तकनीक है, उनका जो सामाजिक लाभ है उसको समाज और आमजन तक पहुंचाने के लिए मेरी प्रयोगशाला जो निस्पर है वो पिछले 72 वर्षों से काम कर रही है। भारत में ये विज्ञान संचार की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके थ्रू यह संभव है और वो किस तरह से काम करते हैं? विज्ञान संचार में विज्ञान का जो विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है वो अलग है, अन्यथा संचार जो इसका पक्ष है वो बाकी जो आप माध्यम देख रहे हैं, अखबार, पत्रिका जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, टीवी, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है, और जो आज नया माध्यम, संचार माध्यम हमारे सामने है जो काफ़ी प्रभावशाली है, वो सोशल मीडिया। तो इन सभी माध्यमों में जब हम सामान्य संप्रेषण करते हैं तो वो संचार है, जनसंचार है। लेकिन जब इसका यह जो जनसंचार है, इसके भीतर विज्ञान और तकनीक का पहलू, विज्ञान और तकनीक की जो विशेषताएं हैं या उसके प्रति जो जागरूकता है, वो हम अगर लक्ष्य वर्ग तक, ऑडियंस तक, पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो उसे हम विज्ञान संचार कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक जागरूकता के साथ साथ युवाओं में, बच्चों में वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल के विकास, करियर से जोड़ना और आम जन को के मन में तार्किक दृष्टिकोण से काम करने की भावना, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वो हमारे संविधान के एक अनुच्छेद 51AH का भी हिस्सा है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह के कई सारे पक्ष हैं जिसको विज्ञान संचार के जरिए फुलफिल किया जाता है। भारत में जब हम युवाओं की बात करते हैं तो करियर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उनके लिए होता है। तो विज्ञान संचार के क्षेत्र में करियर की क्या संभावनाएं हैं, और जो युवा इसमें करियर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। नॉर्मली और ट्रेडिशनली जो एक कॉन्सेप्ट और एक परसेप्शन युवाओं में और अभिभावकों में, शिक्षकों में और आम जन जो समाज में है,
आम व्यक्ति, उनके मन में ये रहता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और जो दूसरे विषय हैं, पारंपरिक विषय, जी उसमें अगर शिक्षा और अनुसंधान कोई विद्यार्थी करे तो ही करियर बन सकता है। उसे स्पोर्ट्स में करियर होता है ये समझने में आमजन को काफ़ी समय लगा। अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र जी में, जी कला के क्षेत्र में भी करियर होता है। पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ऐसे ढेर सारे नए क्षेत्र हैं। और आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो नई तकनीक आ रही है, जी मशीन लर्निंग है, इस पे अभी कोई साहित्य नहीं है, कोई इस पे काम नहीं हुआ है जी अकादमिक रूप से भी देखा जाए तो। जी तो इसी तरह विज्ञान संचार भी एक बहुत ही अनोखा क्षेत्र है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना भारत में नहीं है। जी पिछले 40-50 वर्षों के दौरान गंभीरता से काम हुआ है। अन्यथा इस क्षेत्र में जाने अनजाने में पिछले 150 साल से भी कई सारी NGO, कई सारी गैर सरकारी संस्थाएं देश के कुछ राज्यों में अपना काम कर रही हैं संस्थाओं के रूप में। लेकिन फोकस्ड और सरकारी संस्थागत प्रयास के रूप में अगर देखें तो निस्पर जो CSIR का प्रयोगशाला है, इसने आज़ादी के तुरंत बाद ऐसी पहली सरकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ जो विज्ञान को समाज से जोड़ने के लिए सबसे पहला एक संगठन, एक संस्था के रूप में, एक यूनिट के रूप में सामने आया। उसके बाद कई सारी संस्थाएं, DST में NCSTC है, विज्ञान प्रसार की स्थापना हुई और हर राज्य में स्टेट एंड SNT काउंसिल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट काउंसिल्स की स्थापना हुई। वो भी विज्ञान को समाज से जोड़ने, वैज्ञानिक अनुसंधान के सामाजिक लाभ लोगों तक साझा करने और उसके अलावा साइंस की जो भावना है, साइंटिफिक टेम्पर है, पॉपुलराइजेशन है, उसको समाज में लेके जाने, प्रमोट करने का भी काम किया जाता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लेखन के लिए किस तौर पर देखते हैं? ये खतरा है या एक संभावना है? मैं इसको एक संभावना के रूप में देखता हूँ। खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद, इसका आविष्कार मनुष्य ने किया। मनुष्य उसको मॉडरेट कर रहा है, उसको कमांड कर रहा है। तो जब तक मनुष्य के भीतर मनुष्यता है, विवेक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तार्किकता है, तब तक कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। तो जो भी तकनीक या कोई ऐप मनुष्य इजाद कर रहा है, उसको बना रहा है, तो उसको अपनी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तर्क संगतता के साथ उसको प्रयोग करना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एरिया है जो थोड़े समय में ढेर सारे आउटपुट दे सकता है। और वो हमारी जो साइंटिफिक, खासतौर पे साइंटिफिक रिसर्च का फील्ड है, उसमें इससे काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो उसको उसी रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग और किस तरह की कोशिशें कर सकते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय अकादमी, विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय से, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बहुत ही बड़ी विरासत है शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें विज्ञान संचार का जो एक पहलू है, उसको यदि प्रभावी ढंग से जोड़ दिया जाए तो, क्योंकि
संचार और विज्ञान संचार ये किसी भी विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उनको समाज से जोड़ने और विज्ञान के और तकनीक के हर पहलू को लेकर समाज को अवेयर करने का काम करता है। तो विज्ञान संचार हम उसके जरिए समाज को मजबूत बनाने का उद्देश्य पूरा करते हैं और जो कला, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो वो भी एक तरह से वो समाज को ही सशक्त बनाने का कार्य है। लेकिन समाज को, आम जन को विज्ञान की जानकारी, तकनीक की जानकारी, इंजीनियरिंग की जानकारी उस रूप में नहीं होती है जिस रूप में एक शोधार्थी जानता है। तो उसका जो एक सरल पक्ष है कि कोई भी तकनीकी जानकारी है, कोई वैज्ञानिक जानकारी है, उसको जानने का अधिकार भी एक आम जन रखता है। तो हमें उसकी उस अपेक्षा को, उस आशा को, उसका दम नहीं घोटना है। उसकी अपेक्षा को पूरा करने में विज्ञान संचार की मदद लेनी है और फिर उस तरह से एक आम जन वैज्ञानिक दृष्टि के साथ सशक्त होगा, समृद्ध होगा और वो तभी संभव है जब हम विज्ञान संचार को, विज्ञान लोकप्रियकरण जिसे कहते हैं, उसको कार्यशालाओं और विज्ञान के विशेषज्ञों के व्याख्यान और तमाम जो जनसंचार माध्यम है उसका उपयोग करके समाज तक उसको प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से ये संभव है। मनीष जी, आपने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको हिंदी प्रकाशन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।